नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुधीर डिसूजा आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल डिसूजा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो सीरीज़ शुरू किए हुए हैं इसमें फूल पत्ती वाली जो करेंट अफेयर्स है इसे पूरा कर रहे हैं। इसका जो टॉप 500 जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन था उसको एक ही वीडियो में पूरा करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप वहाँ सर्च कीजिएगा, करेंट अफेयर्स के नाम से है, उसमें मिल जाएगा। और कल से जो हम लोग पढ़ाए हुए थे इसमें पेज नंबर 4 से लेकर के 8 तक कंप्लीट कराए हुए थे और कंटिन्यू अभी करेंट अफेयर्स ही चलेगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है ये देखिए, पेज नंबर 9 से लेकर के हम लोग आगे जहाँ तक हो जाए 40-45 मिनट में जहाँ तक हो सके वो करेंगे। आप चाहे तो इसे अपने सुविधा अनुसार 1.5 गुना 2 गुना स्पीड पर भी देख सकते हैं। तरंग मेल सेवा, ठीक है, पूछा जाएगा कि तरंग मेल सेवा इसका क्या उद्देश्य है। तो ये ऐसे याद रखिए कि इसका जो समुद्री मार्ग से जो डाक जो सेवा होगा उसको पहुंचाने का कार्य करेगा। तो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान, इनका नाम याद रखिए। तो कहाँ, तो गुजरात के हजीरा में। तो गुजरात में जो हजीरा बंदरगाह है वहाँ से भारतीय डाक विभाग के समुद्र सेवा से डाक पार्सल और डाक पहुँचाने की जो तरंग मेल सेवा है इसकी शुरुआत किया गया है। तो यहाँ से पूछा जाएगा, बस यही याद रखिएगा, तो गुजरात के जो हजीरा बंदरगाह है वहाँ से। तो इसमें क्या होगा, तो भारतीय डाक विभाग ने सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात तथा मुंबई के बीच डाक पहुंचाने के लिए गोगा हजीरा मार्ग पर रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, आगे जो पॉइंट दिया जा रहा है, मावजा जांगबो नदी। तो भारत नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब किसके, तो भारत नेपाल और तिब्बत का जो ट्राई जंक्शन है इसके करीब चीन के द्वारा कहाँ, तो तिब्बत में गंगा की एक सहायक नदी जो है मावजा जांगबो नदी पर एक बांध बनाने का निर्माण कर रहा है। यानी कि बांध बनाने का ये निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो चीन के द्वारा किया जा रहा है। चीन द्वारा यह निर्माण कार्य वर्ष 2021 में यारलुंग जांगबो के निचले क्षेत्र में 70 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक बड़े बांध के निर्माण की योजना की घोषणा के बाद किया गया है। यह नया बांध जो है ट्राई जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र के ये नज़दीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो गंगा की जो सहायक नदी है क्या नाम है, तो मावजा जांगबो जो है इस पर किसके द्वारा बांध बनाया जा रहा है, तिब्बत में, तो चीन के द्वारा। आगे जो पॉइंट है, भूमिगत मेट्रो स्टेशन, ये पुणे में। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन, ये नाम याद रखिएगा। सिविल कोर्ट जो है इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का पहला गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। तो ये कहाँ, तो भारत, ये महाराष्ट्र भी पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र के पुणे में। अगर इसका नाम पूछा जाए तो सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होगा, जो भारत का सबसे गहराई में स्थित क्या होगा, तो मेट्रो स्टेशन होगा। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से अगर देखा जाए तो कितना होगा, 33.1 मीटर, यानी कि 108.59 फीट नीचे तक होगी। इसका उपयोग जो किया जाएगा इसमें क्या होगा, तो पिंपरी चिंचवाड़ स्वारगेट मार्ग पर एक भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। भूमिगत कहाँ बनेगा, तो पिंपरी चिंचवाड़ स्वारगेट मार्ग पर, और वनज रामबारी मार्ग पर एक ऊंचा मार्ग बनाया जाएगा, और हिंजेवाड़ी शिवाजी नगर लाइन पर एक इंटरचेंज जो होगा इसका सुविधा के रूप में किया जाएगा। तो बस यही याद रखिए कि भूमिगत जो सबसे बड़ा जो गहराई में मेट्रो स्टेशन होगा ये सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन जो महाराष्ट्र के पुणे में है। आगे जो पॉइंट है, भारतीय कुश्ती संघ, ठीक है, 18 जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण, ये भी चर्चा में थे, ठीक है, के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण और प्रताड़ना सहित कई आरोप लगाए। अतः खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए एक सेकेंड, तो कहा जा रहा है कि अतः खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में, तो मैरी कॉम की प्रमुखता में एक ओवरसाइट समिति का जो है ये बनाई है या गठन किया है। तो इसमें मैरी कॉम याद रख सकते हैं नाम। ग्रीन रेलवे स्टेशन परमानन ये किसे दिया गया, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के, यानी कि जो है पूर्वी तटीय जो रेलवे है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रिल बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन अवधारणाओं को अपनाने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन परमानन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने अस्थायी सुविधाओं, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल दक्षता और विकास जैसी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये किसमें किया है, तो
सुविधा में, स्वास्थ्य में, ऊर्जा में और जल दक्षता में ये सब में अच्छा प्रदर्शन किया, जिस कारण इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन किसे मिला? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को, याद रख सकते हैं। प्लेटिनम रेटिंग दिया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट, ये कहाँ का? तो उत्तर भारत का। ये कहाँ पर? तो चंडीगढ़ के प्रशासक क्या नाम है? और पंजाब के राज्यपाल कौन? तो बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। कितना का किया? तो 2 का किया, जिसमें से एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या होगा? तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी है। इसका देखा जाए, इसका जो स्थिति है, एक सेकेंड, चंडीगढ़ में के सेक्टर 39 स्थित वाटर वर्क्स में 2 मेगावाट पीक का जो है क्षमता और धनसा लेक में 500 मेगा किलोवाट पीक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो यही याद रखिए कि आपसे पूछा जाएगा इसमें कहाँ? तो चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट चंडीगढ़ में। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा जगह पर है, ये थोड़ा डीपली हो जाता है। अगर देखा जाए तो सेक्टर 39 स्थित जो वाटर वर्क्स है इसमें 2 मेगावाट पीक का क्षमता और धनसा लेक में अगर पूछ दिया जाए तो 500 किलोवाट पीक का फ्लोटिंग सोलर पावर ये प्लांट है ये, ठीक है। ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है। तो भारत के ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर ये किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है ये। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। कितना नंबर के हैं ये? तो 50वें नंबर के हैं। तो ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया है। इसके तहत क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को अब 4 भाषाओं में, किस भाषा में? तो 4 में। इसमें हिंदी हो गया, तमिल हो गया, गुजराती और उड़िया में अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये सब कहने देखने सुनने के बात है, ये ऐसा है कि नहीं है। तो हटाओ जी, सबको छोड़ो, ट्रिक बता रहे हैं। तो इसमें देखिए हटाओ, हटाओ, ठीक है। इसमें आ जाएगा जी। तो इसमें देखिए ह से हिंदी हो जाएगा, तो से मतलब कि तमिल याद रख सकते हो, ओ से ओडिया और जी से मतलब कि क्या हो जाएगा? तो गुजराती। यही 4 भाषा है। अगर दे दिया जाए तो किन 4 भाषाओं में? तो हिंदी में, तमिल में, गुजराती में और ओडिया में अनुवाद किया जाएगा। मलिमठ समिति 2000 में इस संबंध में सुझाव दिया था कि न्यायालय अपनी संहिता अपने आदेश से क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करे। तो ऐसा मलिमठ समिति के द्वारा कब कहा गया था? तो 2000 में कहा गया था। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका बताए हुए थे कि बालक में क्या होता है? तो अहम नहीं होता है। तो गुजरात के अहमदाबाद में 27 से 21 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कांग्रेस का मुख्य विषय अगर इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो कांग्रेस हुआ है इसका मुख्य विषय क्या रहा? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना है। चौथी बार गुजरात ने इसका जो है अध्यक्षता किया है या मेजबानी की है। ये कैमा था? तो 30वां था, जिसमें से 4 बार गुजरात के द्वारा किया जा चुका है। चंद्रशेखर आगे का जो पॉइंट है, चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय। तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड किसके द्वारा? था महानदी, ये कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कोयला मंत्रालय नवीनतम एक उपलब्धि हासिल किया है। इसमें क्या? तो जो ईब वैली कोलफील्ड, इसको याद रखिए, ईब वैली कोलफील्ड्स झारसुगुड़ा उड़ीसा में। यहाँ तो उड़ीसा में चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय यानी कि कोयला म्यूजियम का ये विकास किया गया है। इसका उद्देश्य है कि कोयला का कैसे खनन होता है, क्या होता है, इस पार्क में जा करके सारी गतिविधियों का इसमें जानकारी ले सकते हैं। तो पार्क के लिए आधारशिला कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा 2021 में ही रखी गई थी, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, आगे का जो पॉइंट है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। तो 28 जनवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा तो कर्नाटक के धारवाड़ में 7वीं राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अच्छा, इससे पहले कल बताए थे कि छठा जो रखा गया था केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का, ये कहाँ रखा गया हुआ था, याद आ रहा है? तो कर्नाटक के देवनहल्ली में उसका रखा गया हुआ था, ठीक है। तो वो भी जो है कर्नाटक, वो जो था कैमा था तो छठवां था। और ये जो है फोरेंसिक जो है ये 7वें क्रम का है और ये कर्नाटक के धारवाड़ में। इस विश्वविद्यालय में ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे जो अपराध के निपटने में सहायक होंगे, जिसकी विशेषता का उपयोग कर अपराधियों को सजा दिलाई जा सकेगी। बस यही याद रखिए कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ? तो कर्नाटक के धारवाड़ में। अमित शाह वहाँ भी किए हुए थे और यहाँ भी अमित शाह के द्वारा ही है, इस विद्यालय में देख लिए, ठीक है। और आगे देखिए जो पॉइंट है ग्रीन सोलर पैनल कमिटी, ठीक है। तो ग्रीन सोलर पैनल कमिटी है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा, किसके द्वारा? तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा। कहाँ पर? तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित
सौर पैनल निर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है, जो इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाएगा। तो ये कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र, ये कहाँ? तो उत्तराखंड में। यह संयंत्र 10 एकड़ में फैला है और प्रत्येक वर्ष 500 मेगावाट की सौर उत्पादन क्षमता के जरिए पैनलों का विनिर्माण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, तो 31 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। याद रखिए विशाखापट्टनम। वर्ष 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद नए राज्य हैदराबाद के रूप में गठ मिला था। ये कहा जा रहा है हैदराबाद राजधानी के रूप में मिला था, इसका राजधानी हैदराबाद, लेकिन अब जो हो जाएगा यह विशाखापट्टनम। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र सरकार ने वर्ष 2015 में अमरावती को नई राजधानी बनाया था। किसे? तो अमरावती इससे पूर्व राजधानी था, अब जो हो जाएगा ये कौन? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। याद रखिए बस यही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम, अगर पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा। पेज नंबर 9 कंप्लीट। पेज नंबर 10 देखा जाए, एविएशन गैस का निर्यात। यहाँ देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 80 बैरल एविएशन गैस, एवी गैस जो होता है, एविएशन जो वायुयान के लिए जो होता है, एवी गैस से 100 LL का निर्यात कहाँ से? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से पापुआ न्यू गिनी को किया है। अगर पूछा जाए किससे किया गया है, तो एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो ये जो किया गया है पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। 80 बैरल एविएशन गैस का जो किया गया है, ये भी गैस 100 LL का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी इम्पोर्टेंट और हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये ऐसा जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। इसका जो नाम हम लोग क्या जानते हैं? तो नावा सेवा बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। इसका याद रखिए, इसका जो स्टेबलाइज जो हुआ था कब? तो 26 मई 1989 को हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था कब? तो 26 यहाँ से शुरू हो गया था 26 मई 1989 को। और ये कहाँ? तो अरब सागर में पड़ता है, अरब सागर में स्थित है। ठीक है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों में बदलाव, यहाँ समझिए ये जो क्या दिया जा रहा है, तो लिविंग बिल जो है, लिविंग बिल समझिए, ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसका जो है कहने का मतलब है कि फ्यूचर में आप जो इलाज करवाना चाहते हैं, वैसे कंडीशन में आप क्या इलाज करवा सकते हैं, कैसे इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि आदमी मतलब काफ़ी पीड़ा उसको सहना पड़ता है, उसको समझ नहीं आता है, ज़िंदगी कष्टदायी हो जाता है। तो वैसे में पहले से ही एक वसीयत बना दिया जाएगा कि इसमें हम इच्छा मृत्यु मतलब कि अगर ज़्यादा कष्ट होगा तो इसमें मर सकते हैं, कैसे इलाज करवा सकते हैं, उसके बारे में पहले से बनाए ये एक ब्यौरा रहेगा। तो कहा जा रहा है कि लिखित बिल मतलब कि लिखित बयान को प्रमाणित करने या प्रति हस्ताक्षरित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता को अब न्यायिक जो मजिस्ट्रेट ये कर सकते थे, अब इसके मान्यता को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने का अब नोटरी जो होता है, ये पब्लिक का जो होता है, नोटरी का एक गवाह के रूप में होता है। तो नोटरी या राजपत्रित जो अधिकारी होगा, इसके द्वारा यह पर्याप्त माना जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में, ये डेट याद रखिएगा, 9 मार्च 2018 को क्या किया था? तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यह वैध कहते हुए वैध दिया था कि यह लिविंग बिल का विषय है। कहने का मतलब है कि इज्जत के साथ मरने का जो अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार में इसको कर दिया गया था। ठीक है। इसके द्वारा तब 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, अच्छा मोटा अनाज कहता है कि 2023-24 में भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से, कहाँ? तो हैदराबाद में भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। कहने का मोटा माटी इसमें अर्थ है कि भारतीय जो मोटा अनाज, ये कहाँ पर इसका मतलब बनाया जाएगा? तो हैदराबाद में। मोटा अनाज को भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भविष्य में ऐसा डर है कि कहीं तापमान बढ़ गया, चाहे ग्लोबल वार्मिंग आ गया, कुछ आ गया, तो इसमें जो मोटा अनाज होता है इसमें सर्वाइव हो जाता है। तो अभी भविष्य के लिए हमें डर है, इसलिए हम लोग मोटा अनाज को अधि कर रहे हैं। तो डर है तो हैदराबाद में। तो वैश्विक केंद्र बनाना है कहाँ? तो हैदराबाद में। ठीक है। कहा जा रहा है कि भारत को वर्ष 2018 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। तो भारत ने कब मनाया? तो 2018 में मनाया। लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूछा जाए तो 2023 को
बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा? हाइफा बंदरगाह, तो ये अडानी समूह ने इजराइल के प्रधानमंत्री, तो हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण जो किया है इजराइल में, याद रखिए, बस ये इतना ही पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह को 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के जो गैडेट ग्रुप के कंसोर्टियम ने जुलाई 2022 में 1.8 ये सब किया है, ठीक है। इसमें 70% अडानी का होगा, 30% जो होगा इजराइल का होगा। तो ये हाइफा बंदरगाह इजराइल, इतना ही याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से ही। आगे जो पॉइंट दिया है ओडिशा शहर, तो ये यूनेस्को के जो यूक्रेन का जो है ऐतिहासिक, मतलब कि इसको जो खतरे के विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल कर दिया गया है, किसको, तो यूनेस्को के द्वारा। जो यूक्रेन का जो शहर है ओडिशा को, इसमें शामिल करने से क्या होगा, नामित के और पेनिस की एक समिति ने बैठक में दौरान इसे खतरे में होने का वर्गीकृत किया है। इससे क्या होगा कि रूस पर दबाव होगा कि इस पर, मतलब कि ज़्यादा बमबारी वगैरह कुछ ना करे, क्योंकि ये यूनेस्को के खतरे के विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल कर दिया गया है। तो इस शहर को यूनेस्को की सूची में रखने से रूस पर ओडिशा पर आक्रमण करने से रोकने का दबाव होगा, ठीक है। और शहर को धन तथा अतिरिक्त सहायता का भी पहुँच होगी यहाँ। तरल नैनो यूरिया संयंत्र, तरल नैनो, ये जो अभी किया जा गया है कहाँ, तो केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, क्या नाम है, तो अमित शाह, झारखंड के देवघर में। इंपॉर्टेंट है, 500 क्वेश्चन जो करा रहे थे इसमें सब आया हुआ था। 450 करोड़ की लागत से इफ्को नैनो, किसके द्वारा, तो इफ्को कंपनी के द्वारा नैनो यूरिया तरल संयंत्र की आधारशिला रखी है। जो इफ्को की कमी होगा तो 5वीं उर्वरक इकाई है। यह संयंत्र सालाना जो है 6 करोड़ नैनो यूरिया बोतल का क्या करेगा, तो उत्पादन करेगा। सालाना कितना, तो 6 करोड़ साल में। और इसके किसके फायदा होगा, तो जो है झारखंड से जो समीप का जो राज्य होगा सटा, इसमें एक तो झारखंड को होगा, उसके बाद बिहार को होगा, पश्चिम बंगाल को होगा, और उड़ीसा के किसानों को इसकी आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया का संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। ये तो याद रख सकते हैं, गुजरात के कलोल में, किसके द्वारा, था पीएम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कांगो गणराज्य के, अब कांगो गणराज्य जो है इसमें शामिल हो गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो राजदूत जो है रेमंड सरजीवाले ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए। कुल 115 देशों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और 93 देशों ने क्या है, तो इसकी पुष्टि किया है। और इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा, तो ये किसके द्वारा पूछ दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट एलोरा है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिल रहा है। तो प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की स्थानीय भाषाओं का डिजिटल दुनिया में प्रवेश करवाना और उनके प्रयोग को बढ़ावा देना है। इसका पूरा नाम अगर एलोरा का पूछा जाए तो इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेज है। क्या है, तो इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेज है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 30 लाख वक्ताओं के साथ गोंडी। तो गोंडी भाषा कहाँ, देखिए, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के करीब 30 लाख वक्ताओं गोंडी। और झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोले जाने वाली, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोले जाने वाली जो है ये मुंडारी है। तथा अरुणाचल प्रदेश में कौन था, इडुमिश्मी कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की भाषा को चुना है कौन, तो माइक्रोसॉफ्ट। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कहा जा रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक संचालित होगी। कब संचालित होगी, तो दिसंबर 2023 तक संचालित होगी। इसके तहत 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली, कह रहा है कि जो है रेलों का भारत में डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। कितना, तो 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली। इसका नाम वंदे भारत की तर्ज पर क्या रखा गया है, तो वंदे मेट्रो रखा गया है। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नैरो गेज विरासत स्थल पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगी। सबसे पहले यह कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी, तो ये नैरो गेज है। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि जैसे कि कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितना होता है। ब्रॉड गेज का जो लंबाई होता है, आप इसको याद रख सकते हैं, 1.76 जो होता है मीटर होता है, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए तो नैरो गेज का कितना होता है, ये नैरो गेज, देखिए पहले तो होता है ब्रॉड गेज, उसके बाद में होता है मीटर गेज, तब होता है नैरो गेज, ठीक है। तो ब्रॉड गेज का 1.76 मीटर, 676 मीटर होता है। मीटर गेज, तो मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर कह सकते हैं। और नैरो जो होता है ना, इसमें कम होता है, 0 दशमलव, इस पर याद रखिए 762 मीटर होता है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन सब है।
सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस। तो 4 फरवरी 2023 को 73 वर्षों में, देखिए ऐसे तो सर्वोच्च न्यायालय का 28 जनवरी को इसका स्थापना होता है, लेकिन मनाया कब गया? तो 4 फरवरी 2023 को 73 वर्षों में पहली बार ये मनाया गया स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट नाम है, तो मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की शुरुआत DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 50वें क्रम का है, इनके नेतृत्व में किया गया है। और कहा जा रहा है 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, ये कौन है? तो लद्दाख का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। या तसो जो है को चुमांगथांग गांव की पंचायत द्वारा, इसका मतलब कि चुमाथांग जो गांव है इसका, ठीक है, पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिल करके क्या किया है? तो जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। किस झील को? तो यातसो झील को। यह भारत की काली जो गर्दन वाले किरण है, इसके प्रजनन के स्थलों में ये एक है। कौन? यातसो झील जो लद्दाख में पड़ता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। यह काली गर्दन वाले किरण का उच्च प्रजनन स्थलों में एक है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। किसके द्वारा? तो वर्ष 1921 में किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसका? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। विश्व में पहली बार मूर्त विश्वविद्यालय, मतलब कि पहली बार है कि किसी मूर्त विश्वविद्यालय, यानी कि मूर्त, देखिए यूनेस्को का अमूर्त मूर्त जो सांस्कृतिक धरोहर होता है, तो मूर्त वैसा होता है जो भौतिक, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अमूर्त होता है जिसको हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसमें फेस्टिवल वगैरह आ जाता है। तो अमूर्त में जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल का ही दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। अगर अब मूर्त में अगर देखा जाए तो पहला है, यानी कि विश्व का भी ये पहला है। तो क्या नाम है इसका? विश्व भारती विश्वविद्यालय। यूनेस्को से विरासत का टैग इसके मिला है। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन है, पूछा भी जाता है, ज्योग्राफी हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि शांति निकेतन तन से संबंध किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। जैव विविधता, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा पर समझौता, ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जैव विविधता, नाभिकीय और सौर ऊर्जा पर। किसको? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम और जैव विविधता की रक्षा के साथ एक नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर सहयोग के लिए मिलकर के काम करने का फैसला किया गया है। तो किसके द्वारा? भारत, फ्रांस और UAE के द्वारा। इसके तहत पहली बार सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इस साझेदारी की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था। ये पहली बार सितंबर 2022 में किया गया था। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक, आगे देखिए अमृत पैक्स 2023, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ देखिए 12 फरवरी 2023 को संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री कौन? तो अश्विनी वैष्णव ने प्रगति, यहाँ देखिए अमृत एक्सप्रेस ये कोई रेल वगैरह नहीं है, इसका उद्घाटन इनके द्वारा तो होगा ही नहीं। रेलवे का जो टेंडर है उद्घाटन का, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही ले लिए हैं, इनका तब बातें छोड़िए, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव प्रगति मैदान, कहाँ? तो दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, इसमें अमृत पैक्स 2023, ये क्या है? तो राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किए हैं। ये जो है राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो अमृत एक्सप्रेस नहीं है, ये अमृत पैक्स का उद्घाटन, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय मंच के रूप में इस महान राष्ट्र के 5000 वर्ष पुराने जो है समृद्ध इतिहास और संस्कृति को उजागर और प्रदर्शित करना है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, आगे का जो पॉइंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र। तो भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये कहाँ? तो इसको याद रख सकते हैं। इसका डिज़ाइन जो है, ये भारत की पहली एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जीए इंफ्रा जो प्राइवेट लिमिटेड, भारत के पहले राष्ट्रीय इसका जो है मेट्रो रेल सेंटर का डिज़ाइन और निर्माण का ये ठेका दिया गया है, किसे? जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। और ये जो बनेगा दिल्ली में विश्वविद्यालय
मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा। यह कहाँ? तो दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर ये स्थित होगा। और सार्वजनिक मतलब कि पीपीपी मॉडल पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसे बनाया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर इसे बनाया जा रहा है। पूछा जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल कहाँ? तो दिल्ली में। कहाँ पर? तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है यहीं पर इसे बनाया जाएगा। भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर, तो भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर है ये मतलब कि गुरुग्राम में अमेरिका एरोस्पेस जो बोइंग है इसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। गुरुग्राम स्थित जो इसका जो होगा एयरलाइंस के ग्राहकों, नागरिक उड्डयन निकायों और अन्य को जो होगा इसके मतलब कि सुविधाओं का इस पर ध्यान रख करके सब किया जा रहा है। स्पेन में मासिक धर्म पर छुट्टी, पूछा जाएगा कि मासिक धर्म पर छुट्टी में पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो स्पेन बन गया है। इतना याद रखिए। इससे पहले ये इसमें जापान में, इंडोनेशिया और जाम्बिया में ऐसा सुविधा दिया गया था। गेहूं की नई किस्म HD3385, HD3385 ये क्या है? तो गेहूं की नई किस्म है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इससे क्या होगा? तो बदलाव में, मौसम के बदलाव में और बढ़ती गर्मी में भी ये चुनौती ये सब जो होगा इसका सामना करने में ये सक्षम है। गेहूं की विकसित 3 किस्मों में HDCSW 18, HD3310 और HD3385 ये सब क्या है? तो शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो, इलेक्ट्रिकल शो ये कहाँ मतलब कि सबसे बड़ा जो होता है? तो ग्रेटर मतलब बड़ा है इलेक्ट्रिकल शो, तो ग्रेटर नोएडा में याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस वर्ष का इसका थीम है रीमेजिंग एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर इसका थीम पूछा जाए तो रीमेजिंग एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। 15वां संस्करण में जर्मनी इसमें भागीदार देश रहा। अच्छा, बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो कर रहे हैं तो इसमें मनी तो लगेगा ही। तो इसमें मनी मतलब कि जर्मनी को इसमें भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे जो टॉपिक है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध सिएटल के द्वारा लगाया गया। तो कहा जा रहा है कि सिएटल मतलब कि अमेरिका का शहर है, इस पर पहला शहर बन गया है जिस पर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कानून को सिएटल निजी काउंसिल द्वारा 6 एक से अनुमोदित किया गया। बस यही याद रखिए, सिएटल पहला शहर बन गया है जिस पर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, यहाँ परमाणु संयंत्र के बारे में देखा जा रहा है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? तैरता सोलर प्लांट, ये चंडीगढ़ में देखे थे, लेकिन ये परमाणु संयंत्र है। ये कहाँ? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में। अगर गांव भी पूछा जाए तो गोरखपुर गांव में, हरियाणा के फतेहाबाद गोरखपुर गांव में 10 परमाणु संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दे दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इसमें कहा जा रहा है कि 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ होगी जिसमें प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन होगी, जिसके लिए 20,594 करोड़ रुपया की रक्षा बजट, इसके लिए 20,594 करोड़। तो बस यही याद रखिए, हरियाणा के फतेहाबाद, अगर गांव पूछा जाए तो गोरखपुर गांव। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रिक जो विनिर्माता फॉक्सकॉन के मिल करके गुजरात के अहमदाबाद के निकट धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण की इकाई यह स्थापित करेगा। तो कहाँ पर? तो गुजरात के अहमदाबाद में। याद रखिए, किसके द्वारा मिल करके? तो भारत समूह वेदांता और फॉक्सकॉन के द्वारा। ये भारत का सेमीकंडक्टर के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, तो ये भारत में पहली होगी देखा जाए तो। वेदांता और फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के समझौता पर एक हस्ताक्षर किया था। शिव सृष्टि पार्क, ठीक है, तो शिव का नाम, तो शिव तो ऐसे ही महान है, तो महाराष्ट्र में याद रखिए शिव महान। शिवाजी का भी संबंध महाराष्ट्र से। तो 19 फरवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने, किसके द्वारा? तो अमित शाह ने पुणे के अवे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण किया है। तो कहाँ पर किए हैं? तो पुणे के अवे गांव में किए हैं, जो महाराष्ट्र का पुणे का अवे गांव है। किसके द्वारा? तो अमित शाह जी के द्वारा शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन। क्या पार्क शिव साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये जो पार्क है इस पर ध्यान दीजिएगा, तो शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे के अनुसंधान पर आधारित है। इन्होंने इस महान मराठा यानी कि शिवाजी के पर मतलब ये वास्तविक इतिहास जानने के लिए और साक्ष्य जुटाने के लिए अपने जीवन का लगभग 50 वर्ष लगा दिए। कौन? तो शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे। आगे है विंडसर फ्रेमवर्क। तो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन में उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर समझौता पर एक हस्ताक्षर किया है जिसे विंडसर फ्रेमवर्क कहा गया है। तो किसके बीच हुआ है विंडसर फ्रेमवर्क? यूके और
मतलब कि यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है। विंडसर कहा था 27 फरवरी 2030 के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऋषि सुनक। और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष क्या नाम है पूछा जाता है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये याद होना चाहिए। विंडसर फ्रेमवर्क ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लिया है। तो उत्तरी आयरलैंड का ये प्रोटोकॉल का जगह लिया है। अच्छा, बता सकते हैं कि जो देखिए ब्रिटेन में जो होता है इसमें 3 देश शामिल होता है। इसमें एक स्कॉटलैंड होता है, ठीक है? उसके बाद में स्कॉटलैंड के बाद ये जो वेल्स हो जाता है, वेल्स के नीचे जो है ये इंग्लैंड हो जाता है। और इधर जो देखा जाए, इधर जो होता है ये आयरलैंड, और एक उत्तरी आयरलैंड, और एक ही आयरलैंड और एक उत्तरी आयरलैंड होता है। तो ये स्कॉटलैंड, वेल्स और जो देखा जाए इंग्लैंड, ठीक है? तो ये इसमें अगर ग्रेट इंग्लैंड में 3 है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम पूछा जाए ग्रेट ब्रिटेन, तो इसमें 4 हो जाता है। इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया जाता है। तो वेल्स ये स्कॉटलैंड से याद रखिएगा, ग्लासगो इसका राजधानी है, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो। ये जो ह्यूम वहीं के थी। वेल्स का कैस्केड राजधानी हो जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का जो आगमन हुआ था कहाँ हुआ था? भारत में। तो गेटवे ऑफ इंडिया इसी के स्वागत में बना था। और इंग्लैंड तो जान ही रहे हैं। तो विंडसर फ्रेमवर्क कहा जा रहा है कि विंडसर फ्रेमवर्क डील 2 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रस्ताव करती है, ठीक है? कितना का करता है? तो 2 का करता है। एक जो है ग्रीन लेन और एक रेड लेन, मतलब कि एक ग्रीन लेन और रेड लेन। तो लाल लेन प्रणाली उन सामानों का निर्यात होगी जो यूरोपीय संघ में जाएगी। लाल कहाँ जाएगा? तो यूरोपीय संघ में जाएगा। और ग्रीन जो होगा जो उत्तरी आयरलैंड में पहुंचेगा। इसमें क्या होगा कि उत्तरी आयरलैंड पर जो ब्रिटिश सामान पहुंचेगा उसको कम जांच पड़ताल किया जाएगा, ठीक है? ये सब विंडसर फ्रेमवर्क है। तो पूछा जाएगा यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के बीच। आगे जो है मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट है। तो ये कहाँ किया जाएगा? मुकाब जो है इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट है। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने मुकाब का अनावरण किया, जो रियाद के कहा जा रहा है कि जो रियाद के जो है केंद्र में 400 मीटर ऊंचा, कहाँ? तो केंद्र में, तो रियाद के केंद्र में 400 मीटर ये ऊंचा होगा, ऊंचा चौड़ा और लंबा इंडोर सुपर सिटी प्रोजेक्ट होगा। यह दुनिया का प्रवेश द्वार, दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार इसे कहा जा रहा है। रियाद का नया नया चेहरा भी कहा जा रहा है इसे। रियाद का नया चेहरा मुकाब। इस परियोजना का 2023 में पूरी होने का उम्मीद है। तो मुकाब किसके द्वारा? तो सऊदी अरब के द्वारा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इसमें जो सूचीबद्ध हो गया है NSL, इसको अब सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो सार्वजनिक केंद्रीय सार्वजनिक जो उद्यम जो है NMDC, ठीक है? इसमें नेशनल जो कहा जा रहा है मिनरल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन स्टील लिमिटेड है, इसमें जो है इसे 21 फरवरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया है, ठीक है? अब इतना समझिए कि इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया है। आगे जो दिया गया है NSL के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है छत्तीसगढ़ के नगरनार में 3 MTA, 3 जो कह रहा है कि 3 मिलियन टन पर एनम इसका क्या होता है कि एकीकृत संयंत्र, ये इस्पात संयंत्र है ये। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसे स्थापित किया गया था। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हुए फैसले। तो पहली बार क्षेत्रीय भाषा में ये केरल हाई कोर्ट के द्वारा मलयालम में किया गया है। बस इतना ही याद रखिए, ठीक है? किलादी साइट संग्रहालय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो तमिलनाडु में किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इस संग्रहालय में अब तक खोजी गई 18,000 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएगी। यह मंदिरों का शहर मदुरई से लगभग 12 किलोमीटर दूर, मंदिरों का शहर जो मदुरई है, दक्षिण भारत का मदुरई, मतलब तमिलनाडु में इसे कहा जाता है मंदिरों का शहर मदुरई को। 12 किलोमीटर मतलब दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे ये क्या है तो स्थित है। किलादी साइट संग्रहालय अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु में। चर्च गेट रेलवे स्टेशन अब चिंतामन राव देशमुख स्टेशन हो जाएगा। तो मुंबई का जो चर्च गेट है इसका नाम अब बदल करके चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख कर दिया गया है। बस इतना याद रखिए। ये सब एकनाथ शिंदे वहाँ का जो CM है इसके नेतृत्व में ये सब प्रस्ताव पारित किया गया है। अभय मनोहर सप्रे समिति, यहाँ जो अडानी का जो हाई प्रोफाइल जो चर्चा था, बीच में चर्चा बना हुआ था अडानी के लिए, तो उसी के जो जांच के लिए मतलब किया गया है। अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया है। ये 2 महीना में अपना रिपोर्ट देगी। हिंडनबर्ग का एक रिसर्च के द्वारा ये सब मतलब कि देखने को हमें मिला हुआ था, ये अडानी के द्वारा कि शेयर का कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हेर फेर ये सब किया जा रहा है, ये आरोप लगाया हुआ था। तो इसी के लिए अभय मनोहर सप्रे समिति का गठन किया गया है, ठीक है?
आगे कहा जा रहा है कि एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता क्या है इसका रद्द कर दिया गया है। क्या है तब देखिए रहे हैं कि रूस के द्वारा सब यूक्रेन पर अभी आक्रमण किया गया है, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन ये सब इसका आलोचना कर रहा है। तो एफएटीएफ के मतलब कि इसके सदस्यता इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, कहता है कि एफएटीएफ ने विशेष जांच के तहत देशों की अपनी ग्रे सूची में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा और मैक्सिको को ग्रे से बाहर कर दिया। ग्रे सूची वैसा होता है जो टेरर फंडिंग और ये सब में मनी लॉन्ड्रिंग ये सब में मतलब कि बढ़ावा देता है, उसको ग्रे लिस्ट में। उस समय अभी पाकिस्तान भी इसमें ग्रे लिस्ट में। तो एफएटीएफ का जो स्थापना अगर देखा जाए और सबसे जो इसका जो करा होता है ब्लैक लिस्ट होता है। एफएटीएफ का स्थापना अगर देखा जाए 1989 में, मुख्यालय पेरिस में। अच्छा, 1989 में अभी ये बताए हैं, इसमें किसी और का स्थापना याद आ रहा था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का स्थापना बताए थे ना, कब? तो 26 मई 1989 को। उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, उत्तर पूर्व का कहा जा रहा है सीएनजी मतलब कि बायोगैस संपीड़ित संयंत्र कहाँ? तो असम में बनाया जाएगा। कामरूप मतलब कि जिले में सोनापुर के मुख्यमंत्री ने इसमें जो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री असम का हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया है ये सब। बैंडी बैंडीकूट रोबोट लॉन्च किया गया है। ये मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम को ड्रेनेज जो होता है नली को ये सब साफ करने वाला ये है। तो केरल सरकार ने मंदिरों के शहर मतलब कि केरल में जो मंदिरों का शहर है गुरुवायूर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्केवेंजर बैंडीकूट इसका नाम है, इसको लॉन्च किया है। इसका काम क्या होगा? तो रोबोटिक जो ये है यूनिट बैंडीकूट का प्रमुख घटक है, मैन होल में प्रवेश करता है और रोबोटिक हाथ से क्या करता है? तो ये सीवेज को साफ करने का काम करता है। तो ये कहाँ पर? तो केरल में, याद रख सकते हैं। आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर, आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर ये कहाँ? तो चिंतन मतलब कि चिंता टेंशन वाला बात होता है, लेकिन चिंतन जो होता है ये असम चीज़ होता है। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। ठीक है, तो ये असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष मंत्रालय के चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया, सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। कहता है कि आयुष जो होता है इसका आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इसका होता है। याद रखिए। बांस कैरियर बैरियर जो बाहुबली इसका नाम दिया गया है, बांस क्रैश बैरियर बाहुबली। बाहुबली महान राष्ट्र महान महान महाराष्ट्र, याद रखिए। तो ये विदर्भ राजमार्ग जो है महाराष्ट्र में यह स्थापित किया गया है। 200 मीटर लंबा ये बैम्बू क्रैश बैरियर है, विश्व का पहला है ये। ठीक है, ये बांस से बनाया गया है, स्टील का नहीं है, सब ध्यान रखिएगा। तो ये बस इतना ही याद रखिए। इसका कहा जा रहा है कि सारा परीक्षण जो था असम में ये पास हो गया और फायर टेस्टिंग में भी जिस 01 का दर्जा इसको 1 रैंक का दर्जा दिया गया। ये सब याद रखिए कि बांस क्रैश बैरियर ये महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो बना ये मऊगंज बन गया। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन? तो मऊगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है ये मऊगंज। जिले के 6 लाख से अधिक आबादी वाले 4 इसमें तहसील है, मऊगंज, हनुमाना, नुईगढ़ी और देवा तालाब होगी। अभी कहीं कहीं मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए 53 जिला है, लेकिन 55 जिला भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, लेकिन 53 ही अभी, उसको 2 जिला शायद बढ़ा है कि नहीं है, इसे देख लीजिएगा, डाउट है, हम क्लियर नहीं है। ईरान और सऊदी अरब का राजनयिक संबंध, ये मतलब कि 7 वर्ष के बाद ऐसा मतलब कि देखने को मिला है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में क्या हुआ है? राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित करने के लिए दूतावासों को खोलने के क्या हुआ है? तो सहमत हो गया है 7 वर्ष बाद। इस समझौते के दोनों देश एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के भी सहमत जताई है। कौन? ईरान और सऊदी अरब। दोनों में काफ़ी बनता नहीं था। 6 मार्च को मतलब कहा कि ये बीजिंग में हुई, मतलब कि ये इसमें कौन किया है? तो बीजिंग चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक, अगर देखा जाए तो ये चीन का बड़ा कूटनीतिक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों का जो मिलाने में जो काम सहयोग किया है किसके द्वारा? तो चीन ने किया है। तो चीन और सऊदी अरब के बीच। लेकिन इससे पहले देखिए अमेरिका की मध्यस्थता में खाड़ी देशों के 2 देश जो दोनों कट्टर देश थे, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ये दोनों कट्टर एक दूसरे का। तो इस दोनों में समझौता किसके द्वारा? तो इजराइल के साथ मतलब कि इसका करा दिया गया था। सॉरी, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ ये समझौता कर लिया था। ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड, ये डोनाल्ड ट्रंप के समय में हुआ था, ये 13 अगस्त 2020 को। तो इसमें पहले अमीर मतलब इजराइल के साथ यूएई और बहरीन का नहीं बनता था, लेकिन ये जब ट्रंप आए तो इसमें समझौता करा दिए। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप, पूछा जाएगा कि बौद्ध स्तूप ये कहाँ मिला है? तो उड़ीसा के जानपुर जिले में ये 1300 पुराना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। यह क्या है? तो 4.5 मीटर ऊंचा है। प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि यह 7वीं या 8वीं क्या है? तो शताब्दी का हो सकता है। नैनो डाई अमोनिया फास्फेट उर्वरक,
केंद्रीय रसायन उर्वरक और मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री भी है। तो नैनो यूरिया के बाद अब क्या है? तो नैनो डीएपी की मंजूरी दे दिया है। इसका इफ़को कंपनी के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ये 50 किलो के डीएपी के भरपाई के लिए 500 ml नैनो डीएपी दी जाएगी। मतलब कि 50 किलो का जो पहले बोरा आता था, जानते ही हैं आप लोग, अब 500 ml ये लिक्विड के फॉर्म में आएगा। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। देखिए, अब निर्वाचन आयुक्त जो भी है इसमें, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्त जो होते हैं, इस सब का निर्वाचन अब किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें जो इसका गठन होगा, इसमें समिति में देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसमें एक पीएम हो जाएगा, उसके बाद में विपक्ष में जो लोकसभा में विपक्ष का नेता हो गया, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसमें तीनों मिल करके एक समिति का गठन करेंगे। और इसके सिफारिश के बाद किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो समिति में कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता लोकसभा से, और उसके बाद में CJI। परमाणु पनडुब्बी, क्या कहा जा रहा है कि 5 पीठों मतलब कि SF जोसेफ, न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायपीठों के द्वारा यह फैसला दिया गया था। परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना, ये ऑकस जो है ये मतलब सैन डिएगो कैलिफोर्निया के एक अमेरिका जो है अमेरिकी नौसेना अड्डे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऑकस योजना की घोषणा की। नाम में ही आता है AUKUS ऑकस। AU से याद रखिए कौन? ऑस्ट्रेलिया। UK से मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, USA से मतलब USA अमेरिका। तो ऑकस में मतलब कि 3 देश शामिल है, इसको याद रख सकते हैं। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बेड़े का आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका से परमाणु शक्ति से चलने वाला हमलावर पनडुब्बी को क्या करेगा? तो खरीदेगा। इस समझौते का उद्देश्य जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना और परमाणु पनडुब्बी क्षमता से सुरक्षा साझेदारी को क्या करना है? तो बढ़ावा देना है। एक सेकेंड इधर होगा। अब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सब ऑकस योजना प्रथम बार अगर देखा जाए तो 15 सितंबर 2021 को ये घोषणा किया गया था। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ये कहाँ? तो उत्तराखंड के 4 धाम में ये बनेगा। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर होगा, इसमें 900 किलोमीटर ये लंबा होगा। ठीक है, इस कॉरिडोर का पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए ई वाहनों को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए जगह जगह मतलब कि प्रत्येक 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक पावर चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा, और जब भी गेस्ट हाउस होगा सब में यह सुविधा दिया जाएगा। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, याद रखिए, उत्तराखंड। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण BSF में दे दिया गया है। 10% आरक्षण, बस इतना ही याद रखिए। ये 10% आरक्षण BSF के द्वारा दिया गया है। UNO की पहली उच्च समुद्री जो संधि हुआ है, समुद्र कहा जा रहा है कि UNO के बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसमें उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। किसके द्वारा? तो UNO के द्वारा। इसे महासागर का पेरिस समझौता भी कहा जाता है। कोलंबिया महिलाएं, मतलब कि कोलंबिया जो है महिलाओं में सैनिक सेवा में शामिल करने वाला ये 25 साल में पहली बार, मतलब कि अब काफ़ी लंबी समय के बाद फिर से महिलाओं को शामिल करेगा। लेकिन यहाँ जो है 18 से 24 वर्ष तक का जो पुरुष था, इसको ऑलरेडी पहले से इसको सेवा देना अनिवार्य किया गया था। इंडोनेशिया की राजधानी जो होगा बोर्नियो द्वीप, नुसंतारा, अब इसका जो बोर्नियो द्वीप पर नई राजधानी हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि ये मतलब कि जो इसका जो पहले का जो राजधानी था, ये डूबने के कगार पर है। इंडोनेशिया भीड़-भाड़ समुद्री जल से डूबने और भूकंप के खतरे जैसी पर्यावरणीय मुद्दे को संज्ञान लेने के अपनी राजधानी जकार्ता से, मतलब कि अब जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर अभी जो जकार्ता था, इसका बोर्नियो द्वीप समूह पर जो नुसंतारा है वहाँ ले जा रहा है। नुसंतारा नाम दिया गया है। 2024 में इसका उद्घाटन का उम्मीद है कि 17 अगस्त 2024 को जोको विडोडो, इसका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, निर्माण की कल्पना अप्रैल 2019 में की थी। ठीक है, इसमें एक और पेज इसका 15 तक इसको कंप्लीट करते हैं। एक स्पोर्ट्स पेज रखेंगे क्योंकि 43 मिनट, लगभग 50-55 मिनट जितना देर चला जाए। ठीक है, 2 गुना स्पीड पर आप लोग देख लीजिएगा, 20 से 25 मिनट लगेगा। इसको आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया हुआ है, और इसको अगर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझे ना? कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। हर पॉइंट को छोटा छोटा करके ही इसमें अच्छी तरह से दे दिया गया है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, एडिट कीजिए, उसके बाद में इसको फिर अपलोड कीजिए। तो आप लोग से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही जब इसको कीजिएगा तो मतलब कि मुझे भी इसमें मोटिवेट मिलता है कि वीडियो बनाएं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांड्या जिले में बहुप्रतीक्षित 119 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग
ये कितना कहा जा रहा है, तो NH 275 इसका 119 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अगर कहीं से उद्घाटन पूछा जाए किसके द्वारा किया जाए, ऑप्शन में मोदी जी है लगा दीजिए, 90% चांस सही हो जाएगा, 10% भगवान भरोसे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के मैसूर कुशल नगर राजमार्ग की आधारशिला भी इसमें रखी है। इसका भारतमाला परियोजना के तहत 8480 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। किसका किसका 8480 करोड़, तो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का लंबाई 119 किलोमीटर, NH 275, बस इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। पीएम के द्वारा उद्घाटन। विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म ये देखे थे 1.5 किलोमीटर 1507 मीटर ये इसका लंबाई है, जो कर्नाटक के क्या नाम है, तो सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन। दक्षिण पश्चिम रेलवे में स्थित हुबली के इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है, तो दर्ज किया गया है। अगर पूछ दिया जाए किस जोन में, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में ये आता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो था 1366.33 मीटर दूसरा, और केरल का कोल्लम जंक्शन जो है 1180 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर दूसरा, कोल्लम जंक्शन केरल का ये तीसरे स्थान पर है। बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली बस, तो ये कहाँ, तो बेंगलुरु के जब मेथनॉल से चलने वाली बस है नितिन गडकरी के द्वारा इसके चलाने वाली 100 का बसों का अनावरण किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्सर्जन मतलब कि जो प्रदूषण होता है उसको कम करना है। इसका संचालन बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लीलैंड मिलकर के कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, तो ये कहाँ, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ये जनता के लिए खोल दिया गया है। इसका कहा है कि 5600 फीट की ऊंचाई पर है ये। डल झील और श्रीनगर के लाल चौक से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये कहता है कि जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में 74 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से याद रखें जम्मू कश्मीर। इस साल गार्डन के 1.6 मिलियन ट्यूलिप खिले हुए हैं। कितना खिला हुआ है नहीं खिला हुआ है सब नहीं पूछा जाता है। राजस्थान के 19 नए जिलों और 3 संभाग, तो 19 नए जिले बनने के बाद अब 33 से बढ़कर के 50 जिला हो गया है, ठीक है, और संभाग 10 हो गया है। और कहा जा रहा है कि इन घोषणाओं के बाद इस एक नाम याद रखिए, इसमें दूदू ग्राम पंचायत जो है जयपुर में भारत का प्रथम ग्राम पंचायत है जो सीधे डायरेक्ट जिला बन गया है। ठीक है, डायरेक्ट जिला कौन, तो दूदू ग्राम पंचायत। राजस्थान देश के में सर्वाधिक जिलों की संख्या में कितना में स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर राजस्थान। पहला उत्तर प्रदेश में 75 गो जिला है, दूसरा का जो मध्य प्रदेश में 53 गो। ठीक है, तीसरे संभाग इसमें राजस्थान में 3 संभाग होंगे, बांसवार, पाली और सीकर। चलिए अब इधर एक सेकेंड। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर, ये बस ये एक याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा सेमी चिप कंडक्टर जो है ये दक्षिण कोरिया में सियोल क्षेत्र में कंप्यूटर के 230 बिलियन डॉलर के निवेश इसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा किया जाएगा। हाईटेक सिस्टम क्लस्टर होगा ये, ठीक है, तो दक्षिण कोरिया याद रखिए। अभी जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो विश्व का अधिकांश उन्नत जो माइक्रो चिप्स सिर्फ 2 स्थानों से, एक ताइवान से और दूसरा दक्षिण कोरिया में ही बनाए जाते हैं। मैत्री पाइपलाइन कब, तो 18 मार्च 2023 को ये डेट, चाहे तो याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसके माध्यम से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह पाइपलाइन वार्षिक जो है 10 लाख मीट्रिक टन रिफाइंड डीजल को क्या करेगा, तो भारत के असम के नुमानीगढ़ से बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो को आपूर्ति करेगी। तो यह कहाँ से, तो भारत के असम के नुमानीगढ़ से बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो को आपूर्ति करेगी। इसके निर्माण पर 377 करोड़ रुपया की लागत आई है। 130 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन की आधारशिला 2018 में ही दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के रखी थी। बाईपास सुरंग T5 ये कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के यात्रियों के लिए कहा जा रहा है कि पाथियाल रामबन बनिहाल के दर्रे के ऐतिहासिक 4 लेन की T5 सुरंग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो ये सुरंग जो है ये यातायात के लिए खोल दिया गया है, याद रखिए कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। NH 44 पर बनाया गया है, 100 करोड़ रुपये की इसमें लागत आई है। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, तो ये देखे होंगे 7 राज्यों में, इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसमें एक नाम याद रखिए, देखिए इसमें डबल TT याद रखिए, उसके बाद में डबल MM याद रखिए। 7 राज्य अगर पूछ दिया जाए, लेकिन बहुत कम चांस है पूछने का, 10% चांस है, लेकिन 10% में ही अगर पूछ दिया जाए 1 नंबर तो बढ़ सकता है। पूछ दिया जाएगा इसमें कौन सा राज्य नहीं है, तो इसमें याद रखिए TTMM
उसके बाद में जी के हम लोग पढ़ते हैं ना, यू कौन, तो आप लोग यू मतलब कि हम लोग यू मतलब याद रखिए। तो इसमें जो टी हो गया, तो टी से इसमें तेलंगाना, टी से तमिलनाडु, इसके बाद में एम से महाराष्ट्र, एम से मध्य प्रदेश, उसके बाद में जी से याद रखिए गुजरात, गुजरात, उसके बाद में जी के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश। छोटा सा है ट्रिक, अगर याद रह गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 7 राज्य ऐसे में तो याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या, कपड़ा क्षेत्र को, कपड़ा क्षेत्र से है, टेक्सटाइल जानते ही हैं, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा क्या करेगा, तो प्रदान करेगा। कहा जा रहा है कि इस परियोजना के तहत मित्रा पार्क 5 ऐप से प्रेरित है। इसमें कौन सा है, मित्रा होता है, इसका नाम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसका पूरा नाम हो जाता है। मित्रा पार्क 5 विजन से संबंधित है। इसमें देखिए, एफ से फॉर्म हो जाता है, एफ से फाइबर हो जाता है, एफ से फैक्ट्री हो जाता है, एफ से फैशन हो जाता है, एफ से फॉरेन हो जाता है। तो ये 5 एफ विजन से ये क्या है, तो प्रेरित है। अधिवक्ता संरक्षण कानून राजस्थान, तो अधिवक्ता राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है, तो राजस्थान। किसके लिए, तो वकीलों के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार से अधिवक्ताओं और उसके परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला यह क्या किया था, आग्रह किया था। तो बस यहाँ याद रखिए, इसमें क्या हुआ था कि दिन दहाड़े एक जो वकील को जघन्य हत्या के परिणाम स्वरूप ये सब वकील जो है हड़ताल पर चले गए हुए थे। इस कारण यहाँ हमें देखने को मिलता है राजस्थान। क्या नाम याद रखिएगा, तो अधिवक्ता संरक्षण कानून किसके द्वारा, तो राजस्थान। ठीक है, चलिए एक जो पेज इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, खेल खिलाड़ी, क्योंकि खेल खिलाड़ी एक साथ अगर पढ़िएगा तो इसमें इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये याद नहीं हो पाएगा। बस एक पेज ही इसमें रखे हैं, 5 से 2-4 मिनट इसमें लगेगा, 1-2-4 मिनट इस पर भी समय दे करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। क्रिकेट, कहता है कि रणजी ट्रॉफी, मतलब कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये भी पूछा जाता है, तो क्रिकेट से है। ये क्वेश्चन तो यहीं से पूछ दिया जाता है। नाम याद रखिए, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में असम के खिलाफ, किसके खिलाफ, तो असम के खिलाफ 379 रनों की पारी खेली, जिसमें मतलब कि 379 रनों की पारी खेला गया, जिसमें 329 गेंद में 49 चौके और 4 छक्के लगाए। तो किसके द्वारा खेला गया, तो पृथ्वी शॉ के द्वारा। कहा जा रहा है कि पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई की ओर से, मतलब कि मुंबई के खिलाड़ी है, मतलब कि मुंबई की ओर से खेलते हैं। तो सबसे बड़ी पारी खेलने वाले क्या है, तो ये बल्लेबाज बन गए हैं। कितना रन, तो 379 रन बना दिए हैं ये। वैसे रणजी ट्रॉफी में अगर देखा जाए, सर्वाधिक जो पारी खेलने का रिकॉर्ड है किसके नाम, तो 1948-49 में क्या नाम था, तो पूर्व क्रिकेटर बीबी निबलांकर ने कितना रन बनाया था, तो 443 रन का ये इनके नाम दर्ज है। अगर रणजी में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मुंबई की तरफ से अगर पूछा जाए तो पृथ्वी शॉ, और बीबी निबलांकर जो है ये सबसे ज़्यादा रन बना दिए हैं ट्रॉफी, मतलब किसमें, तो रणजी में। एक दिवसीय क्रिकेट मैच की सबसे बड़ी जीत तो ये भारत के नाम रहा, जो श्रीलंका को 317 रन से हरा दिया। तिरुवनंतपुरम जो केरल में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था, इसमें इस समय तो हराबे करेगा भारत, लेकिन जो अभी आईसीसी का जो बड़ा इवेंट हो रहा है उसमें पता नहीं क्या हो गया है, पिछले 10-12 सालों से कोई सीरीज आ ही नहीं रहा है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब ये सबसे बड़ी जीत है। आईपीएल के चक्कर में सब बर्बाद हो गया, सॉरी। आगे जो कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत के बारे में कहा जाए कि भारत विश्व की पहली टीम बन गई है जिसने वनडे में 300 से ज़्यादा रन से किसी टीम को क्या किया है, तो हराया है। वर्ष 2022 की आईसीसी टीम, मतलब कि आईसीसी के द्वारा एक टीम बनाया गया 2022 में, इसमें आईसीसी ने वर्ष 2022 की बेस्ट टीम का ऐलान किया है। इस टीम में 4 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस टीम में सबसे ज़्यादा 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इस टीम के कप्तान मतलब क्या है, 4 खिलाड़ी जो है सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया के हैं, सॉरी भारत के नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और कप्तान जो बनाया गया है, इंग्लैंड के जो बेन स्टोक्स से इनको कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत इस टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। ये आईसीसी के जो बनाया गया है इसमें, लेकिन कहा जा रहा है कि आईसीसी का वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो वनडे टीम का जो कप्तान बनाया गया है, ओवरऑल जो टीम बनाया गया है इसका जो बनाया गया है किसको, तो बेन स्टोक्स को। ठीक है, टेस्ट टीम का ऐलान किया है। टेस्ट टीम में अगर देखा जाए, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, रुक जाइए बता रहे हैं। टेस्ट टीम का ऐलान जो किया है आईसीसी के द्वारा, इसमें 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसका जो कप्तान है इंग्लैंड के जो बेन स्टोक्स है उनको बनाया गया है, तो टेस्ट का कप्तान हो गया। और इसमें एकमात्र जो भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो ऋषभ पंत है।
ठीक है, तो टेस्ट में शामिल ऋषभ पंत को किया गया है। इसका कोई मैच वगैरह होता नहीं है, लेकिन एक बनाया जाता है आईसीसी के द्वारा कि आईसीसी हम मतलब कि आईसीसी कहती है कि अगर हम टीम बनाते टेस्ट का, वनडे का, टी20 का, तो किसको कप्तान बनाते, इसमें किस प्लेयर को पूरा वर्ल्ड से शामिल करते, वैसा एक डेटा दिया जाता है। तो आईसीसी वनडे का अगर देखा जाए तो वनडे में सबसे ज़्यादा भाई अच्छा प्रदर्शन बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं इनके द्वारा किया जा रहा है, तो इनका कप्तान बनाया जाएगा आईसीसी का जो टेस्ट का है वनडे का, बाबर आजम। महिला वनडे टीम में अगर पूछा जाए तो हरमनप्रीत कौर, ये कहाँ की है, तो भारत की है, इनको कप्तान। और आईसीसी पुरुषों के टी20 टीम का अगर देखा जाए तो जोश बटलर, ये विकेट कीपर, जोश बटलर विकेट कीपर कप्तान, ठीक है। ये कहाँ का, तो ये इंग्लैंड का जोश बटलर। आगे जो कहा जा रहा है कि आईसीसी की महिलाओं की टी20 का जो है इसमें सोफी डिवाइन को कप्तान, ठीक है, ये सब याद रख सकते हैं। महिला प्रीमियम लीग 2023 मतलब कि WPL जो हुआ 2023 में जो हुआ, इसमें जो 5 टीमें इसमें भाग ली, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात और यूपी वॉरियर्स। सबसे महंगी टीम अहमदाबाद, जिसे अडानी ग्रुप स्पोर्ट्स लाइन ने क्या कर दा, तो खरीदा। वुमेन प्रीमियर लीग की जो नीलामी हुआ 13 फरवरी 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में खिलाड़ियों की यह संपन्न हुई। इस दौरान फ्रेंचाइजी ने 87 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसमें 30 विदेशी खिलाड़ी शामिल है। तो ये सब में नहीं पूछा जाएगा कितना है नहीं है, ये सब ऐसे में डाटा दे दिया है, ये देख लीजिए, लेकिन ये सब पूछा नहीं जाता है। इस नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मंदाना है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, स्मृति मंदाना जो सर्वाधिक महंगी खिलाड़ी रही, 3.4 करोड़ में कौन खरीदा, तो आरसीबी के द्वारा खरीदा गया। विजेता टीम अगर देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर के जो कप्तानी में मुंबई इंडियंस विजेता और दिल्ली उप विजेता रही, और मुंबई के मेब्रोन स्टेडियम में खेला गया और 7 विकेट से इसको दिल्ली को हराया मुंबई ने। पहला मैच के बारे में कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था, जो मुंबई इंडियंस 143 रनों से क्या हुआ, तो जीत गया। विजेता, उप विजेता और तीसरे स्थान पर विजेता को 6 करोड़, उप विजेता को 3 करोड़ और तीसरे स्थान पर 1 करोड़ रुपया। तीसरे स्थान पर यूपी वॉरियर्स रही, इसे 1 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। विजेता को 6 करोड़, उप विजेता को 3 करोड़, तीसरे स्थान पर कितना, 1 करोड़। तो विजेता कौन, तो मुंबई इंडियंस, उप विजेता कौन, तो दिल्ली, तीसरे स्थान पर कौन, तो यूपी वॉरियर्स। कुछ सूची दिया गया है जो प्रदान किया जाता है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाला मेग लैनिंग, दिल्ली कैपिटल्स की ये प्लेयर थी। पर्पल कैप हेले मैथ्यूज, मुंबई इंडियंस। मोस्ट वैल्यूएबल हेले मैथ्यूज, मुंबई इंडियंस। द पर्पल और मोस्ट वैल्यूएबल जो मुंबई इंडियंस की हेले मैथ्यूज थी, इसे सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस। फेयर प्ले मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स जो विजेता और उप विजेता रहा, संयुक्त रूप से उसी को दिया गया फेयर प्ले अवार्ड। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो दिया गया यस्तिका भाटिया, मुंबई इंडियंस के से खेली थी। पावर स्ट्राइकर कौन, तो सोफी डिवाइन को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेयर। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे, तो नताली, मतलब कि फाइनल में ताली बजा साइबर, नताली साइबर के याद रखिए, मुंबई इंडियंस। कहा जा रहा है कि महिला प्रीमियर लीग का 4 से 26 मार्च 2023 तक आयोजित हुआ था। कब, तो 4 से 26 मार्च तक दे भी दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। 22 मैच इसमें आयोजित हुए। टाटा समूह के पास 15 फरवरी 2023 से 31 जुलाई 2027 तक इसका जो आयोजन जो है, इसका राइट जो है किसके पास था, टाटा समूह के पास 2027 तक। टाटा समूह इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजक भी है। आगे जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 खेला गया और अंतिम टेस्ट मैच क्या हो गया, तो यह ड्रॉ हो गया। इस मैच के साथ भारत ने 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला क्या हुआ, तो 2-1 से जीत ली। इस वर्ष 2016 में से लगातार चौथी बार यह श्रृंखला जीती है। भारत जो है 2016 से लगातार यह चौथी बार जो है ये श्रृंखला जीती है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 विजेता कौन, तो भारत। किसके बीच, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। लेकिन देखिए ये भी टेस्टे का है, लेकिन टेस्ट का जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें ऑस्ट्रेलिया से भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा हुआ था, जो आईसीसी का बड़ा इवेंट्स था। ठीक है, तो आज इतना तक रहने दे रहे हैं। 1 घंटा का वीडियो सोचे थे, 1 घंटा में ही ये पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा राइट 1 घंटा में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।